जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का पहला पाठ है अपठित गद्यांश। तो आज हम लोग अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश, इस वीडियो में हम लोग अपठित गद्यांश के महत्व, अपठित गद्यांश का अर्थ तथा अपठित गद्यांश से उत्तर कैसे छांटे जाते हैं यानी कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अपठित गद्यांश का महत्व क्या होता है। सबसे पहले हम गद्यांश समझ लेते हैं। गद्यांश हम किसे कहते हैं? तो आप कहानी पढ़े होंगे, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि पढ़े होंगे। तो जो गद्यांश होता है वो इन्हीं के द्वारा लिया गया था। यानी गद्यांश जो है वो कहानी, नाटक, निबंध आदि को हम कहते हैं। और काव्यांश यानी पद्यांश को ही हम काव्यांश कहते हैं। यानी काव्य का अंश, यानी जो कविता होती हमारी, दोहा, चौपाई, सवैया, ये सब काव्यांश में आता है। और कहानी, नाटक, निबंध ये सब गद्यांश में आता है। तो अब हम लोग अपठित गद्यांश के महत्व के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा, भाषा के 4 कौशल होते हैं। यानी जो हमारी भाषा होती है जिसके द्वारा हम बातचीत करते हैं उसके 4 कौशल होते हैं। पहला है वाचन, श्रवण, पाठन तथा लेखन। इनमें वाचन का अर्थ है बोलना यानी उच्चारण करना, यानी जो हम बातें करते हैं बोल के, उसी को यहाँ पे वाचन कहा गया है। श्रवण का अर्थ है सुनना, पठन का अर्थ है पढ़ना तथा लेखन का लिखना होता है। अर्थात शुद्ध बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने में कुशलता प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति भाषा में निपुण हो सकता है। इन चारों कौशलों से वचन एवं पाठन का सर्वाधिक महत्व है। यानी हम शुद्ध बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की कुशलता से ही हमारी भाषा बहुत अच्छी होती है। और इन चारों कौशलों में वाचन और पाठन का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि भाषा को सीखने एवं समझने में इनका सर्वाधिक योगदान है। यानी भाषा हम जब सीखते हैं तो उसमें वाचन का यानी बोलने का और पढ़ने का बहुत बड़ा योगदान होता है। अपठित बोध इन्हीं दोनों कौशलों के मूल्यांकन की कसौटी है। अपठित बोध के अंतर्गत दिए गए अपठित गद्यांश तथा काव्यांश को पढ़कर और समझकर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना होता है। विद्यार्थी स्वयं किसी विषय को पढ़कर कितना समझ सकते हैं, उनकी इस क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त भी कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। अपठित गद्यांश एवं काव्यांश इसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। यानी अपठित बोध जो होते हैं यानी अपठित गद्यांश जो होते हैं उनको पढ़ के हम उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और विद्यार्थी किसी विषय को पढ़ा है यानी सब्जेक्ट को पढ़ा है तो उसको कितना समझ पाया, वो उसकी कितनी नॉलेज रख पाया है, उनकी इस क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए यानी उनके ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए, उनके ज्ञान को जानने के लिए हम जो है अपठित गद्यांश का सहारा लेते हैं। यानी अपठित गद्यांश के द्वारा हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। अब हम अपठित गद्यांश के अर्थ को देखेंगे। अपठित गद्यांश से आशय यानी अपठित गद्यांश का क्या अर्थ होता है। अपठित यानी आधन पठित। आधन पठित मतलब बिना पढ़ा हुआ, यानी ऐसा अंश जो कभी पढ़ा ना गया हो उसी को हम अपठित गद्यांश कहते हैं। तो अपठित का अर्थ होता है जो पहले से ना पढ़ा गया हो, और गद्यांश का अर्थ गद्य का अंश। तो अपठित गद्यांश से आशय जो गद्य पहले कभी हम पढ़े ना हो उसे ही हम अपठित गद्यांश कहते हैं। तब पहले से ना पढ़ा गया गद्य का अंश अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश कक्षा की पाठ्य पुस्तकों से उद्धृत नहीं होते हैं। यानी जो हमारे क्लास की किताबें होती हैं
उनसे हम अपठित गद्यांश नहीं चुनते हैं। ये कहीं से भी लिए जा सकते हैं, यानी किसी भी किताब से आपको दिया जा सकता है और किसी भी विषय पर आधारित हो सकते हैं और इसका कोई भी सब्जेक्ट यानी विषय हो सकता है। इन गद्यांशों को देखकर अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थी इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर समझें और पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उत्तर दें, यानी गद्यांशों को विद्यार्थी अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। अपठित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें होती हैं। तो कौन सी बातें होती हैं जो अपठित गद्यांश को पढ़ते समय हमें ध्यान रखना चाहिए? आइए हम उस बात को देखते हैं। पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम दिए गए गद्यांश को 1 या 2 बार ध्यान से पढ़िए और उसके भावों को समझने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि अधिकांश प्रश्न गद्यांश के भाव पर ही आधारित होते हैं। इनके पश्चात पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पर विचार कीजिए, यानी जो गद्यांश हमें मिलता है उसे हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसके भावों को समझने का भी प्रयत्न करना चाहिए। गद्यांश के भाव प्रश्न जो होते हैं उसके भाव पर ही आधारित होते हैं। सेकंड पॉइंट है, प्रश्न यदि गद्यांश के तथ्य पर आधारित हो तो उनके उत्तर गद्यांश में ही ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही दिए होते हैं। यानी जो गद्यांश का तथ्य आधारित है, यानी जिस पे गद्यांश आधारित है, उन्हीं के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। थर्ड पॉइंट, मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल जाते हैं। यानी अगर गद्यांश में मुहावरा और लोकोक्ति का प्रयोग होता है तो उसका जब हम अर्थ लिखते हैं तो संदर्भ के अनुसार बदल जाता है, यानी उसमें परिवर्तन हो जाता है। यदि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके संदर्भ के अनुसार उपयुक्त अर्थ पर आधारित उत्तर लिखना चाहिए। यानी अगर इन संदर्भ से यानी लोकोक्ति और मुहावरे से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके अर्थ पर आधारित हमें उत्तर लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त हो तो किंतु उसके साथ ही वे पूर्ण भी होने चाहिए। यानी जो प्रश्न के उत्तर हम लिखते हैं वो संक्षिप्त हो, यानी छोटे रूप में हमें लिखना चाहिए और उसका जो अर्थ होता है वो भी मतलब वो आंसर उत्तर जो है पूरा भी होना चाहिए। ये नहीं छोटे में लिखने मतलब उसका आंसर हम पूरा ना लिखें। अगला है पॉइंट है, प्रश्नों के उत्तरों को अपनी ओर से कोई विस्तार नहीं देना चाहिए। यानी प्रश्न का जो उत्तर है उसको हम अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना चाहिए, बल्कि गद्यांश के अनुसार छोटे रूप में उसका उत्तर लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश पर आधारित होने चाहिए, अपनी सोच या विचार पर आधारित नहीं होने चाहिए। यानी जो प्रश्नों के उत्तर है वो हमें गद्यांश पे ही आधारित लिखना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी नॉलेज, अपनी सोच, अपने ज्ञान के आधार पर उनका उत्तर लिख देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, गद्यांश का शीर्षक। शीर्षक यानी टाइटल। तो गद्यांश का शीर्षक संक्षिप्त, सटीक और उसके केंद्रीय भाव, उद्देश्य अथवा संदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। यानी जो गद्यांश का शीर्षक यानी गद्यांश का टाइटल यानी जो गद्यांश का नाम होता है वो जो है बहुत ही संक्षिप्त यानी छोटा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए और केंद्रीय भाव से आधारित होना चाहिए। उसका उद्देश्य या संदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। यानी अगर कुछ बच्चे होते हैं जो शीर्षक लिखना होता है वो कुछ पंक्तियों को यानी कुछ लाइनों को गद्यांश के पढ़ के उससे संबंधित वो शीर्षक लिख देते हैं, लेकिन शीर्षक जो होता है वो हमें पूरे गद्यांश के निचोड़ को बताता है। यानी उसके निचोड़ को देखते हुए, उसके अर्थ को देखते हुए पूरे गद्यांश के, तब हमें शीर्षक लिखना चाहिए। जैसे कोई पाठ हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उस पाठ का शीर्षक पे ही पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है।
तो इसलिए हमें गद्यांश का शीर्षक बहुत ही सोच के लिखना चाहिए और सही लिखना चाहिए। गद्यांश का शीर्षक उसका ही कोई शब्द अथवा लघु वाक्य भी हो सकता है। यानी गद्यांश का जो शीर्षक होता है यानी नाम जो होता है वो गद्यांश का कोई ही शब्द या कोई लघु वाक्य हो सकता है। यानी गद्यांश 2 या 3 शब्दों में होता है, बहुत बड़ा गद्यांश का शीर्षक नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने गद्यांश पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उन्हें भली भांति समझ लेना चाहिए कि वास्तव में उनमें क्या पूछा जा रहा है। यानी जो गद्यांश होते हैं उन पर आधारित जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए और भली भांति समझ लेना चाहिए कि वास्तव में उनमें क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। यानी प्रश्न को अच्छे से समझ के तब हमें उत्तर लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दिए गए गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के संभावित उत्तर वाले अंश को रेखांकित कर लेना है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। जब हम गद्यांश को पढ़ते हैं तो उसमें जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हाँ ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, उस लाइन को हमें अंडरलाइन कर देना चाहिए, रेखांकित कर देना चाहिए, यानी उसको अंडरलाइन कर देना चाहिए। और फिर प्रश्नों के उत्तर प्रश्न हमें पढ़ना चाहिए और फिर उसका उत्तर हमें निकालने में आसानी होता है। फिर यानी प्रश्नों के संभावित उत्तर वाले जो अंश होते हैं उसे हमें रेखांकित यानी अंडरलाइन कर लेना चाहिए। फिर रेखांकित अंश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्न के सटीक उत्तर पर विचार करना चाहिए कि उत्तर प्रश्न के अनुरूप है अथवा नहीं। यानी रेखांकित के अंश को फिर हमें प्रश्नों के अनुसार उसका उत्तर देखना चाहिए कि वो सही है या नहीं, तभी हमें लिखना चाहिए। नेक्स्ट है, वाच्य और शैली में जिस वाच्य और शैली में प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर भी उसी वाच्य अथवा शैली में देना चाहिए, भले ही उसका उत्तर उस शैली में ना दिया गया हो। या वाच्य यानी बोलने योग्य जो भाषा होती है, जो शैली होती है, यानी उसमें जब प्रश्न पूछा गया तो उसका उत्तर भी हमें उसी वाच्य और शैली में देना चाहिए। गद्यांश में उसका उत्तर उस शैली में ना दिया गया तब भी हमें उसी शैली में उसका आंसर लिखने की कोशिश करना चाहिए। सबसे और एक चीज़ कि जो गद्यांश का आंसर होता है उसे हमें ज्यों का त्यों नहीं लिखना चाहिए। यानी जैसे ही गद्यांश में लाइन दी होती है उस लाइन को हमें वैसे नहीं लिखना चाहिए, बल्कि अपनी भाषा में उसे हमें लिखना चाहिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, और उसको हम पढ़ते हैं और उसके प्रश्नों का उत्तर देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे? आश्चर्य की बात है कि लोग घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का भी कुछ विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। ये आपका गद्यांश था। अब इसके प्रश्न हम पढ़ते हैं कि इस गद्यांश में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, युवा पुरुष किसका कम ही प्रयोग करते हैं? युवा पुरुष प्रायः किसका कम ही प्रयोग करते हैं? सेकंड क्वेश्चन है, यानी प्रश्न खा, पूर्व शब्द का विपरीतार्थक शब्द
लिखिए। प्रश्न थर्ड है गा, लेखक के अनुसार कैसे लोगों के साथ रहने पर हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। प्रश्न घा, गद्यांश में लेखक किस आश्चर्य की बात कर रहा है। प्रश्न अंगा, लेखक इस गद्यांश के माध्यम से युवाओं को क्या शिक्षा देना चाहता है। बच्चों, ये अपठित गद्यांश आपने सुना है और उसके प्रश्न भी आप सुने हैं। अब वीडियो को यहीं विराम दें, यानी वीडियो को यहीं रोक दें। इस वीडियो को पीछे ले जाके फिर से पढ़ें और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर लिखें और फिर वीडियो को ऑन करें यहीं पे आके और उसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका से मिलाएं कि आप उत्तर सही लिख पाए हैं कि नहीं। आगे इसका हम अब उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न था आपका कि युवा पुरुष प्रायः किसका कम ही प्रयोग करते हैं। तो उत्तर का है युवा पुरुष प्रायः अपने विवेक का कम ही प्रयोग करते हैं। प्रश्न खा है पूर्व शब्द का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो पूर्व शब्द का विपरीतार्थक शब्द है पश्चात। पूर्व का अर्थ होता है पहले और पश्चात का अर्थ है बाद में। तो पूर्व का विपरीतार्थक शब्द है पश्चात। क्वेश्चन थर्ड है लेखक के अनुसार कैसे लोगों के साथ रहने पर हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो उत्तर गा है लेखक के अनुसार ऐसे लोगों के साथ रहने पर हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। प्रश्न घा है गद्यांश में लेखक किस आश्चर्य की बात कर रहा है। आंसर घा है गद्यांश में लेखक इस बात पर आश्चर्य करता है कि लोग घोड़ा लेते समय उसके 100 गुण दोष परखते हैं परंतु मित्र बनाते हुए नहीं। प्रश्न अंगा है लेखक इस गद्यांश के माध्यम से युवाओं को क्या शिक्षा देना चाहता है। आंसर अंगा है लेखक इस गद्यांश के माध्यम से युवाओं को यह शिक्षा देना चाहता है कि युवाओं को मित्र बनाते समय उसके पहले के आचरण एवं स्वभाव की जानकारी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका गद्यांश का उत्तर पूर्ण होता है। अब आप अपने पाठ्य पुस्तक की अपनी किताब के गद्यांश के और प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू एंड